नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। और इसका पिछले भाग में हम लोगों ने जाना क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोसों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक क्या तो संघटक कणों के मध्य बंध के आधार पर, और दूसरा ज्यामिति के आधार पर। तो संघटक कणों के मध्य बंध के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। इसके बारे में विस्तार से वर्णन प्रीवियस सेशन में हमने कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखिए। उसके बाद से जो दूसरा आधार था क्या, ज्यामिति के आधार पर, जिसमें हमें पढ़ना है क्रिस्टल तंत्र के बारे में। उसके बाद ब्रेबस जालक, और ब्रेबस जालक के बाद क्रिस्टल कक्षाएं के बारे में। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि संघटक कणों के मध्य बंध के आधार पर हमने सारी चीज़ें विस्तार से वर्णन कर लिया है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो क्रिस्टल तंत्र के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, तो इकाई सेल के बारे में, एकक कोशिका के बारे में बात होगी और क्रिस्टल जालक के बारे में बात होगी। तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और जानेंगे किसके बारे में, इकाई सेल के बारे में। ठीक है, उसे ही बोला जाता है एकक कोशिका और इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट सेल। ठीक है, क्या चीज, तो इकाई सेल के बारे में हमें पढ़ना है। इकाई सेल, इसी को बोला जाता है एकक कोशिका। एकक कोशिका, ये इसी को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इकाई सेल क्या होता है। इकाई सेल क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिल करके जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिल करके जालक का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिल करके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं क्या चीज, तो इकाई सेल यानी कि एकक कोशिका। तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिल करके क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे ही बोला जाता है इकाई सेल। जैसे कि घर की दीवारें बनी होती है, ठीक है ना, घर की दीवारें, ठीक है, दीवार, ये जो दीवार बनी होती है वो किसकी बनी होती है, ईंट की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, ईंट की। तो बोले जाए कि दीवार की इकाई क्या है, दीवार की इकाई क्या है, तो ईंट है। ठीक है ना, दीवार की इकाई क्या है, ईंट है, क्योंकि बहुत अधिक ईंटों को रख करके क्या बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है। उसी प्रकार से क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक होता है ठोस में। ठीक है, क्रिस्टल जालक होता है, और क्रिस्टल जालक जिससे बना होता है, जिन सूक्ष्मतम इकाई वाली संरचना से बना होता है, उसे बोला जाता है एकक कोशिका। एकक कोशिका, ठीक है, क्या चीज, तो एकक कोशिका। और एकक कोशिका क्या होगा, क्रिस्टल जालक की इकाई होगा। ठीक है, क्रिस्टल जालक की इकाई क्या है, तो एकक कोशिका। समझ में आई बातें। तो
यहाँ पे एकक कोशिका है क्या, तो वही चीज लिखा गया, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है वही क्या है, एकक कोशिका होता है। यानी कि किसका निर्माण हो रहा है, क्रिस्टल जालक का। ये क्या है, तो ठोस है, ठोस के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है। अब बात आई कि क्रिस्टल जालक है क्या, तो जिसमें एकक कोशिका का पुनरावृत्ति हो, बार बार पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वही आपका क्या है, क्रिस्टल जालक है। बातें समझ में आ चुकी है, क्रिस्टल जालक होता क्या है। तो क्रिस्टल जालक में जो एकक कोशिका है इसकी पुनरावृत्ति हुई रहती है, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है कि क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जिससे कि क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे बोला जाता है एकक कोशिका। क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहा जाता है। पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम जानेंगे इकाई सेल के प्रकार। ठीक है, अब हम जानेंगे क्या चीज, तो इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार, इकाई सेल के प्रकार, कितने प्रकार की इकाई सेल होती है। तो यहाँ पे हमें जितने प्रकार के इकाई सेलों को पढ़ना है उसको दो भागों में रख करके हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, दो भागों में, एक को बोला जाता है मूल इकाई सेल और दूसरे को बोला जाता है केंद्रीय इकाई सेल। ठीक है, मूल इकाई सेल, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट सेल, और दूसरा क्या है, केंद्रीय इकाई सेल। इकाई सेल, केंद्रीय इकाई सेल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज, तो सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तो इकाई सेल दो प्रकार के, दो भागों में रख करके अध्ययन किया जाएगा। एक है मूल इकाई सेल यानी कि फंडामेंटल यूनिट सेल, और दूसरा एक केंद्रीय इकाई सेल यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो मूल इकाई सेल है इसका केवल एक ही प्रकार है, कितना, तो एक प्रकार है, जिसे क्या कहेंगे, सरल इकाई घनीय सेल। ठीक है ना, इसी को नाम दिया जाएगा क्या चीज, तो सरल इकाई, सरल इकाई घनीय सेल। इसका एक और नाम है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को बोला जाता है पी टाइप सेल, पी टाइप सेल। सभी चीजों को समझते चलना है। सरल इकाई घनीय सेल, इसी को बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसी को बोला जाता है पी टाइप सेल। यदि हम सरल घनीय इकाई सेल की बात करें, इसका इंग्लिश यदि हम जाने तो हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, शार्ट में इसी को बोला जाता है बीसीसी। बातें समझनी है यहाँ पे, शार्ट में इसे बोला जाता है क्या चीज, तो बीसीसी। अब बात किया जाए केंद्रीय इकाई सेल, तो इसको तीन भागों में रख करके पढ़ना है। कितने भागों में, तीन भागों में, जिसमें कि पहला होगा काय केंद्रित घनीय इकाई सेल, काय केंद्रित, काय केंद्रीय घनीय इकाई सेल। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद से दूसरा है क्या, फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल। इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
शार्ट में इसको एफसीसी बोलेंगे, एफसीसी। और इसको शार्ट में बोला जाएगा बीसीसी, बीसीसी। आगे तीसरा हो जाएगा अंतः केंद्रीय घनीय इकाई सेल, इकाई सेल। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शार्ट में बोला जाता है इसको ईसीसी, ईसीसी। तो यहाँ पे केंद्रीय इकाई सेल तीन प्रकार का, पहला क्या है, इकाई केंद्रीय घनीय इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी इसे बोला जाता है शार्ट में। दूसरा फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, इंग्लिश बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी शार्ट में बोला जाता है इसे। उसके बाद से अंतः केंद्रीय घनीय इकाई सेल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शार्ट में ईसीसी। तो इतने प्रकार के सेलों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इकाई सेल दो प्रकार का, एक है मूल इकाई सेल, याद रख लेना है यहाँ पे, और इन्हीं चीजों के बारे में आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। मूल इकाई सेल को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट सेल, इसका केवल एक ही टाइप है, सरल इकाई घनीय सेल, इसे ही बोला जाता है प्रिमिटिव सेल, या इसी को बोला जाता है पी टाइप सेल, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और शार्ट में बोला जाता है बीसीसी। ये बात याद रखनी है। दूसरा है केंद्रीय इकाई सेल यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसका तीन प्रकार, एक है काय केंद्रीय घनीय इकाई सेल, इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शार्ट में बोला जाता है बीसीसी। दूसरा क्या है, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, इंग्लिश में बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे शार्ट में बोला जाता है एफसीसी। और तीसरा इसका क्या है, अंतः केंद्रीय घनीय इकाई सेल, और इसका इंग्लिश नाम है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शार्ट में बोला जाता है ईसीसी। तो इतने प्रकार के सेलों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे एक एक सेल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक सेलों के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे, पूरी कंप्लीटली जानकारी लिया जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक दो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जिससे कि ये जो टॉपिक है और आसान बन जाए, ठीक है। तो इसको और आसानी से समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद से हम इन सेलों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या, उपसह संयोजक संख्या, जिसे बोला जाता है समन्वय संख्या, इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद से पढ़ना है संकुलन प्रभाज, पैकिंग इफिशियंसी, और उसके बाद से बार बार देखा गया कि इसमें घन आ रहा है, तो घन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद से इन सेलों के बारे में विस्तार से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपने समझ लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। सब आपके सिलेबस की चीज़ है, एनसीईआरटी ही यहाँ पे बताया जा रहा है, और एनसीईआरटी आपका सिलेबस है, और जिस बोर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस है सभी के लिए ये वीडियो लाभदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने इकाई सेल के बारे में, एकक कोष्टिका के बारे में समझ लिया, एकक कोष्टिका होता क्या है। अब हम सेल के प्रकार के बारे में हमने वर्णन किया, और ये भी आप लोगों ने जाना, और इसको विस्तार से भी देखा जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, ताकि ये सेल जो है हमें आसान हो जाए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे उपसह संयोजक संख्या के बारे में। किसके बारे में, उपसह संयोजक संख्या। इसी को बोला जाता है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उपसह संयोजक संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोई भी पदार्थ हो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं ठोसों का, तो क्रिस्टलीय ठोस का।
तो ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। और पदार्थ के सूक्ष्म कणों को संघटक कण बोला जाता है। क्या चीज? तो संघटक कण। और ये क्या होते हैं? संघटक कण परमाणु, अणु या आयन होते हैं। हमने खूब अच्छे से बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण संघटक कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं। और ये अवयवी कण क्या है? परमाणु, अणु या आयन है। और ये जो संघटक कण होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं। अब जब छोटे हैं तो इसका अध्ययन कैसे किया जाए? तो इन कणों को हमने यहाँ पे माना है गोला, ठीक है ना? क्या चीज? तो गोला। तो संघटक कण क्या है? अब हम मान लेते हैं गोला है, जैसे कि फुटबॉल, बड़ा सा फुटबॉल वो तो दिखाई दे रहा है ना, तो बड़ा सा जो फुटबॉल है वो आपका एक संघटक कण है। इस तरह से एक पदार्थ में बहुत अधिक फुटबॉल मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा? एक बड़े पदार्थ का निर्माण होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे संघटक कण यानी कि परमाणु जो है एक गोला है। क्या है? गोला, इस तरह का गोला। यहाँ पे हम वही गोला बनाएंगे, देखना, देखते रहना यहाँ पे, ठीक है? एक गोला हमने यहाँ पे बनाया। इस तरह से गोलों की अपनी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में। इन गोलों की अपनी क्या होती है? व्यवस्था होती है। व्यवस्थित करते हैं बहुत सारे गोले, ठीक है? यहाँ पे गोलों को हमने इस तरह से व्यवस्थित किया, ठीक है? गोलों को इस तरह से हमने व्यवस्थित किया। तो ये क्या है? एक संघटक कण है। क्या है? तो एक संघटक कण है। यहाँ पे अब गोला है तो इसका वही केंद्र होगा, होगा कि नहीं? इसका केंद्र है ये। क्या है? तो केंद्र है। समझते चलना है चीजों को। अब देखा जाए एक गोला को हम ले लें तो इसके पड़ोसी गोले हैं कि नहीं? मतलब कि इनको कुछ गोले स्पर्श कर रहे हैं। एक गोले का अध्ययन करें तो कुछ गोले ये भी स्पर्श कर रहा है, 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 ठीक है? तो इस तरह से एक गोले को अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं। और जितने गोलों की संख्या किसी एक को स्पर्श कर रहा है, क्रिस्टल में उपस्थित एक कण को अन्य जितने कण स्पर्श करता है वही संख्या क्या कहलाता है? समन्वय संख्या कहलाता है। ये बात याद रखनी है। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित एक कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित एक कण अन्य जितने कणों को स्पर्श करता है, ठीक है ना? एक कण को अन्य जितने कण स्पर्श करते हैं, अन्य जितने कण स्पर्श करते हैं वही क्या कहलाता है? समन्वय संख्या कहलाता है। यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। किसी क्रिस्टल में एक कण को, कण का मतलब वही संघटक कण, परमाणु या आयन, तो एक कण को अन्य जितने कण स्पर्श करते हैं वही संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या यानी कि उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। बात समझ में आया? क्या है ये? तो किसी भी क्रिस्टल में एक कण को अन्य जितने कण स्पर्श करते हैं, जैसे यहाँ पे इस कण को देखा जाए, इस कण को तो 4 कण स्पर्श कर रहे हैं, एक ये, 2, 3 और 4, तो बोला जाएगा इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना है? उपसहसंयोजक संख्या कितना है? तो इसका उपसहसंयोजक संख्या 4 है। यदि हम बात करें इस कण को, तो इसको कितने कण कांटेक्ट कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं? तो 1, 2 और 3, तो इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3। यदि बात किया जाए इसका, तो इसका उपसहसंयोजक संख्या यानी कि इसको कितने कण स्पर्श कर रहे हैं? 2 कण, तो बोला जाएगा इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना है?
उपसहसंयोजक संख्या 2 है। बात समझ में आई कि उपसहसंयोजक संख्या क्या कहलाता है। अब तो कण को हमने इस तरह से व्यवस्थित किया, एक दूसरे के ऊपर रखा। क्या चीज? तो एक दूसरे के ऊपर। अब बात करते हैं कि यदि हम इसके गड्ढों में रखें ऐसे, ये है आपका गोला, इसके गड्ढे में हम क्या करें, अन्य गोलों को व्यवस्थित करते हैं। समझते चलना है, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो काम की चीजें हैं और इम्पोर्टेंट चीजें। हमने इस तरह से गोलों को व्यवस्थित किया, इसका भी अपना केंद्र होगा, इसके भी केंद्र को हम यहाँ पे बना देते हैं। अब कहें कि इस गोले का यदि आपको उपसहसंयोजक संख्या निकालना है इस गोले का, तो देखा जाए कि इसको कितने टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये सभी के सभी गोले तो इसे स्पर्श कर रहे हैं, 6 गोले। अब कहा जाए कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे उपसहसंयोजक संख्या हो गया 6। बात समझ में आ गया कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में एक कण को अन्य जितनी भी कण स्पर्श करते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। इसी को समन्वय संख्या भी कहा जाता है। बातें समझ में आ चुकी हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब उसके बाद से हम जानेंगे क्या चीज, तो संकुलन प्रभास यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। बातें समझ में आ चुकी है तो इसका स्क्रीनशॉट लें। और उसके बाद से अब हम जानेंगे क्या चीज, तो संकुलन प्रभास। इस चीज को हम यहाँ पे मिटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो क्या है, तो उपसहसंयोजक संख्या तो हो गया। अगला जो होगा क्या, संकुलन प्रभास या संकुलन गुणांक। ठीक है, संकुलन प्रभास, इसी को बोला जाता है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक इंग्लिश में बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, शार्ट में इसी को बोला जाता है पीई। बात याद रखनी है, यहाँ पे क्या कहते हैं, तो पीई। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी न दे करके, संकुलन प्रभास न दे करके क्या दे देता है, डायरेक्ट पीई दे देता है। तो ये भी याद रखनी है कि पीईसी को बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। अभी हमने बताया क्या कि जो संघटक कण है उसको हम गोला मान रहे हैं। क्या चीज, तो गोला। ध्यान से देखना है, इस गोले को हम यहाँ पे बना रहे हैं। संघटक कण क्या है, गोला है। ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। संघटक कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन, और यहाँ पे हम करें क्या है, गोला है। तो इसका अपना केंद्र है, हमने अभी तो इसके बारे में बताया। इसका अपना क्या है, तो केंद्र है। ये है केंद्र। अब ये ठोस है, कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। देखते रहना है, यहाँ पे क्या है, एक तो ठोस है। तो यहाँ पे क्या है कि ये ठोस है जिसके जो कण है उसको हमने व्यवस्थित किया। ठोस के कण को क्या किया, व्यवस्थित किया। तो ये वाला क्या है, संघटक कण है, संघटक कण है। और इसके बीच बीच में देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है रिक्त स्थान है। क्या है, खाली स्थान है ना। ये वाला जो एरिया इसका दिख रहा है ये क्या है, तो खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान है। बातों को समझते चलना है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे ठोस का आयतन। क्या चीज, तो ठोस का आयतन। देखा जाए ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन। तो समझते चलना है, एक क्या है इसमें कण द्वारा घेरा गया आयतन है और दूसरा क्या है, खाली स्थान का आयतन है। ठीक है ना, तो संघटक कणों द्वारा घेरा गया आयतन और खाली स्थान के आयतन को जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठोस का आयतन मिल जाएगा। तो वही चीज होगा, संघटक कणों द्वारा
द्वारा घेरा गया आयतन और प्लस हो जाएगा खाली स्थान का आयतन। ठीक है, खाली स्थान का आयतन। तो हमें पता चला यहाँ पे क्या चीज, ठोस का आयतन, यानी कि ठोस का कुल आयतन यदि आपको निकालना है ना, ठोस का कुल आयतन, तो उससे आपको दो चीज इसमें देखने को मिलेगा, एक संघटक कण द्वारा घेरा गया आयतन और दूसरा खाली स्थान का आयतन। यही चीज ने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तब हमें संकुलन प्रभाज यहाँ पे निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तब इससे हमें जानकारी मिलेगी क्या, तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और बटे में हो जाएगा क्रिस्टल का कुल आयतन। ठीक है, संकुलन प्रभाज बराबर क्या होगा, संकुलन प्रभाज बराबर परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन और बटे में हो जाएगा क्रिस्टल का कुल आयतन। किसका, क्रिस्टल का कुल आयतन, यही होगा ना, क्रिस्टल का कुल आयतन। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। संकुलन प्रभाज बराबर हो जाएगा क्या चीज, परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और बटे में हो जाएगा क्रिस्टल का कुल आयतन। यानी कि इसको हम परिभाषित करें तो यदि किसी क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन और क्रिस्टल के कुल आयतन का जो अनुपात है वही कहलाएगा संकुलन प्रभाज। ठीक है, किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन और क्रिस्टल का जो कुल आयतन है उसका अनुपात क्या कहलाता है, संकुलन प्रभाज कहलाता है। बातों को ध्यान से सुनना है और इसको नोट भी करते रहना है ताकि चीजें आसान हो जाए। बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि सब कुछ समझ में आए। और यदि समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें। आगे आपने समझ लिया संकुलन प्रभाज क्या होता है। ठीक है, संकुलन प्रभाज क्या होता है। यदि यही हम बात करें एकक सेल में संकुलन प्रभाज, तो एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और बटे में हो जाएगा एकक सेल का कुल आयतन। ठीक है, संकुलन प्रभाज तो ये ठोस का क्रिस्टल जालक का हमने बताया। यही यदि बात किया जाएगा एकक सेल का संकुलन प्रभाज बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन, एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और बटे में हो जाएगा एकक सेल का कुल आयतन। क्या चीज, तो एकक सेल का कुल आयतन, एकक सेल का कुल आयतन। बातें यहाँ पे समझते चलना है। ये एकक सेल के लिए है, क्या चीज, तो संकुलन प्रभाज। और ये आपका किसके लिए है, क्रिस्टल जालक के लिए है। ठीक है, क्रिस्टल जालक के लिए है। इतनी चीजें आपने समझ लिया। अब हम संकुलन प्रभाज के फार्मूले की बात करेंगे। ये संकुलन प्रभाज के फार्मूले की क्या फार्मूला हो जाएगा संकुलन प्रभाज का, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। संकुलन प्रभाज को पीई से इंडिकेट करते हैं। पीई बराबर होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू और बटे में होता है V। ठीक है, बटे में होता है क्या चीज, तो V। ये है किसका फार्मूला, तो संकुलन प्रभाज का फार्मूला, जहां पे Z क्या है, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या है, ये परमाणुओं की संख्या। उसके बाद से यहाँ पे 4/3 पाई आर
का होल क्यूब, पाई आर का क्यूब क्या है, तो ये है आपका गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन यही ना होता है, ये आपका गोला है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या हो गई, तो गोले का आयतन यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद से यहाँ पे भी क्या है, तो भी आपका है क्या, तो क्रिस्टल का कुल आयतन या एकक सेल का कुल आयतन, यही कहेंगे ना, क्रिस्टल या एकक सेल का कुल आयतन, क्रिस्टल या एकक सेल का कुल आयतन। बात समझ में आ रही है, क्या है ये, तो ये हो गया यहाँ पे संकुलन प्रभाज या संकुलन गुणांक का फॉर्मूला। कैसे निकाला गया, पीई लिखा गया, वही एकक सेल का संकुलन प्रभाज, ठीक है, पीई वही लिखा गया। अब जेड क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं, परमाणु शब्द आया, इसके लिए जेड यूज किया गया है, जेड का जेड बराबर हो जाएगा प्रभावी परमाणुओं की संख्या इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये पाई आर 4/3 पाई आर क्यू क्या है, तो गोले का आयतन है, क्या चीज, तो गोले का आयतन हो गया। उसके बाद से बटे में भी ये वाला है, बटे में क्रिस्टल का कुल आयतन बोला जाए, ये एकक सेल का कुल आयतन, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्रिस्टल या एकक सेल का कुल आयतन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या, संकुलन प्रभाज या संकुलन गुणांक, ठीक है। अब बात करेंगे प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या है, तो ये बात याद रखनी है, एकांक आयतन में उपस्थित, देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रभावी परमाणुओं की संख्या Z, प्रभावी परमाणुओं की संख्या बराबर होता है एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या कहलाती है। एकांक आयतन में जो परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है उसे ही बोला जाता है प्रभावी परमाणुओं की संख्या, यानी कि Z, यानी कि क्या चीज, Z। ये जो SCC की बात किया जाए तो SCC में Z बराबर होता है 1। यदि हम BCC की बात करें तो BCC में Z बराबर होता है 2। यदि FCC की यदि हम बात करें तो इसमें Z बराबर होता है 4, और ECC की यदि हम बात करें तो इसमें Z बराबर होता है कितना, 4। आगे हम इसी को विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से SCC में परमाणुओं की संख्या 1 है, BCC में परमाणुओं की संख्या 2, FCC में परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या 4, और ECC में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कैसे 4 हो जाता है, इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हमने कंप्लीट कर लिया, एक है संकुलन प्रभाज यानी कि संकुलन गुणांक, पैकिंग एफिशिएंसी, और दूसरा क्या, उप सहसंयोजक संख्या। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। अब हम सेल के बारे में जानेंगे, लेकिन सेल में एक चीज आया था घन, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस घन के बारे में, घनीय संरचना के बारे में जानेंगे, और उसके बाद से सेल के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी है, तो इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद से अब हम जानेंगे सेल के बारे में। चलिए, तो ये सारी चीजें अब हम मिटाएंगे और उसके बाद से हम पढ़ेंगे घन के बारे में। घन के बाद सेल के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे घनीय के बारे में, और उसके बाद से आगे हम चीजों को बढ़ाएंगे। घनीय इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबिक। क्यूबिक, देखिए क्यूबिक होता क्या है। सबसे पहले आप देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को चारों ओर से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है कमरे में। तो जिस कमरे में आप हैं वह एक जो रूम है घन की ही तरह होता है, ठीक है, घन की ही तरह होता है। और उसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। एक घन में जो भुजाएं होती हैं
उन भुजाओं को ए बी सी बोला जाता है। क्या चीज? तो ए बी और सी, और भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तो बराबर। ये आपकी है भुजाएं, इसे बोला जाएगा भुजाएं, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एड। ठीक है, तो एक घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि लिखा गया ए बराबर बी बराबर सी। उसके बाद से इस पर कुछ न कुछ अंश का कोण बनता है। कोण को अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कोण आता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और इस कोण को नाम दिया जाता है अंतरा आकाशीय कोण, अंतरा आकाशीय कोण। ठीक है, तो एक घन में अपनी भुजाएं होती हैं, और ये जो भुजाएं हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद से अंतरा आकाशीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, जो कि 90 डिग्री का होता है। कितने का? तो 90 डिग्री का। यहाँ पे अब हम एक घन बनाएंगे, ठीक है ना? क्या चीज? तो घन। देखते चलना है। ये है घन, यह एक घन है, और घन की स्ट्रक्चर होता है 3D। ठीक है ना? क्या चीज? तो 3D, थर्ड डायमेंशनल। ठीक है, त्रिविमीय घन की संरचना होती है। ठीक है, और इसको वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर लिया जाता है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। देख लेते हैं इसमें, इसको हम कह दें कि ये आपका एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये आपका क्या है? तो वाई एक्सिस है। और ये आपका क्या है? तो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अभी रूम के एक कोने को आप देख लीजिए, रूम में जिसमें आप बैठे हुए हैं उसके एक कोने को देख लीजिए, इसी तरह का तो संरचना बनेगा, 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसको केंद्र बना लें। ये क्या है? तो केंद्र है, और यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग चलें, एक्स एक्सिस के, तो यहाँ से यहाँ तक का तो जो दूरी होगा वही ए भुजा बोला जाएगा। वही क्या है? ए है। और यदि हम यहाँ से y एक्सिस के अलोंग चलें, y एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा b। और उसके बाद से यदि हम z एक्सिस के अलोंग चलेंगे, क्या चीज़? तो z एक्सिस के, तो ये हो जाएगा c। बात समझ में आई? a b और c हमें यहाँ पे दिख गया, तीनों भुजा। अब हम बात करेंगे कोण का। तो a और b के बीच में, a और x और y के बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला, ये जो कोण है वो अल्फा है। उसके बाद से y और z एक्सिस के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका है बीटा, और z और x एक्सिस के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या है? तो गामा है। देखिए यहाँ पे हमने कोण को भी दिखा दिया, अल्फा बीटा और गामा कोण। तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है एक प्रकार का घनीय संरचना है। कैसा है? क्यूबिक है। ये क्या है आपका? तो क्यूबिक है। चीजें समझ में आ गई कि एक घन में, घनीय स्ट्रक्चर में जो भुजाएं होती हैं ए बी सी बराबर होती हैं। दूसरी बात क्या कि इसके बीच अंतराकाशीय जो कोण बनता है अल्फा बीटा और गामा, वो 90 डिग्री का होता है, तब इसे हम कहेंगे घन। घन एक त्रिविमीय संरचना होता है। क्या होता है? त्रिविमीय संरचना। और कुछ चीजें हम जानते हैं, इस घन के बारे में जान लिया जाए तो यहाँ पे देखा जाए, फिर से एक हम यहाँ पे घन बना रहे हैं। देखते चलना है। ये आपका एक घन है। एक रूम में आप गिनेंगे कितने कोण हैं? एक रूम में गिनेंगे कितने? इस साइड में एक ऊपर 2 हो गया, इधर एक 3 और 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर सामने जो है 4, कितने? तो 8 कोने होंगे। ठीक है, तो एक घन में जो है कोनों की संख्या 8 होती है, वही यहाँ पे दिखाएंगे। ये क्या है? तो कोना है। क्या है? कोना। और कोनों की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। कितनी हो गई? तो 8 हो गई। तो ये वाला जो चीज दिख रहा है, घन में कोना होता है। क्या होता है? कोना। और कोनों की संख्या होती है 8। ये वाला जो दिख रहा है क्या है? कोना है।
अब बात किया जाए कि घन में फलक होते हैं, क्या चीज, तो फलक, फलक आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, आमने सामने की, जैसे कि इस साइड की आमने सामने इधर की भुजा होगी, फिर से ऊपर के सामने नीचे वाली भुजा होगी, तो इसे ही फलक बोला जाएगा। और एक रूम में यदि आमने सामने की भुजा को देख लिया जाए ना, तो इसकी संख्या होती है कितनी, 6 होती हैं। जैसे कि यदि हम इस एरिया को यदि हम भरें, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, एक फलक है, क्या है, एक फलक। इसके ठीक साइड वाला ये वाला एक फलक हो जाएगा, उसके बाद से ठीक सामने वाला, उसके बाद से एक फलक ये हो जाएगा, और इसके ठीक सामने वाला फलक ये हो जाएगा 2, और एक ऊपर और एक नीचे, ये वाला ऊपर है, ये ऊपर और एक नीचे, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, फलक की संख्या 6 होती है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, तो फलक है, बात समझते चलना है, ये वाली एरिया क्या है, तो फलक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोना हो गया, फलक हो गया, बात किया जाए भुजा का, ठीक है ना, भुजाएं, कितनी भुजाएं होती है। ऐसे तो यहाँ पे ए बी और सी दिखाया गया कि ये है आपकी भुजाएं, लेकिन यहाँ पर भी ट्विस्ट है, भुजाओं की संख्या को आपको गिनना है, तो रूम में जो है एक कोने को दूसरे से मिलाने वाली जो रेखा होती है वही भुजा होती है। ठीक है, और भुजा की संख्या होती है 12, कितनी, तो 12। उसके बाद से केंद्र होता है, क्या चीज, तो केंद्र। और बात करें केंद्र का, कितना केंद्र होता है, तो एक ही होता है, एक सेल का, एक घन का एक ही केंद्र होता है। कितना केंद्र होगा, एक केंद्र होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो एक सेल में बस एक ही केंद्र होता है। एक रूम में भाई एक ही पंखा टंगा रहता है, जो कि सभी को, पूरे रूम को हवा देता है। तो एक ही स्थान होता है ना पंखा लगाने का, तो क्या मतलब, वह जो पंखा लगाने का बीच वाला जो स्थान होता है वही आपका क्या है, केंद्र है। तो कहने का मतलब है कि एक सेल में बस एक ही केंद्र होता है। ठीक है, एक केंद्र। अब बात करें कि कोने पर परमाणु होते हैं। दूसरी बात कि फलक के केंद्र पर परमाणु होते हैं, ये क्या है, फलक केंद्र है, फलक केंद्र है। और इंग्लिश में बोला जाएगा इसको फेस सेंटर, क्या चीज, तो फेस सेंटर। यहाँ पर परमाणु हो सकते हैं फेस सेंटर पे, कोने पर परमाणु हो सकते हैं, या भुजा केंद्र पर परमाणु हो सकते हैं। ये वाला है भुजा, क्या है, तो भुजा है। और जहाँ पे परमाणु होगा भुजा केंद्र पर, किस पर, भुजा केंद्र पर, एज सेंटर, इसे बोला जाएगा क्या चीज, तो एज सेंटर। देखते चलना है कहाँ पे परमाणु हो सकते हैं, फलक पे हो गया, भुजा केंद्र पे हो गया, कोने पर परमाणु हो गया। अब हम बात करेंगे केंद्र पर, ये वाला क्या है, केंद्र है। और केंद्र पर परमाणु हो सकता है जिसे बोला जाता है घन केंद्र, बॉडी सेंटर। ठीक है, इसे बोला जाएगा घन केंद्र, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंटर। अब बात करेंगे योगदान। अब बात किया जाएगा किसका कितना योगदान है, क्या करने के लिए, तो सेल को बनाने के लिए। ये जो कोना होता है ना, कोने का जो योगदान होता है वह 1/8 का होता है। ठीक है, 1/8 का योगदान होता है। ऐसे परसेंटेज निकाला जाएगा ना, तो 12.5% का होता है। ठीक है, 12.5% का। बात किया जाए केंद्र का योगदान, घन केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान पूरा 100% होता है, यानी कि एक का योगदान यहाँ पे होता है पूरा 100%। उसके बाद से यदि बात करें भुजा केंद्र का योगदान, तो होता है 1/4 का, और इसको परसेंटेज में लाया जाए तो होता है 25% का। और यदि फलक पर परमाणु का योगदान देखा जाए, तो फलक पर के परमाणु का जो योगदान होता है वह 1/2 का, और यदि परसेंटेज देखा जाए तो 50% का योगदान होता है। ठीक है, यही चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, कोने पर उपस्थित योगदान की बात किया जाए, योगदान की। ठीक है, तो कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान
क्रिस्टल को बनाने के लिए, क्रिस्टल को बनाने के लिए कितना होता है? तो 1/8 का होता है। कितने का? 8 का। और कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। एक बात हुआ। दूसरा देखा जाए किसका? फलक का योगदान। फलक का योगदान कितना होता है? तो फलक का योगदान होता है 1/2 और फलकों की संख्या होती है 6। उसके बाद से बात किया जाए किसका? तो भुजाओं का, भुजाओं का योगदान। योगदान क्या करने के लिए? क्रिस्टल को बनाने के लिए कितना होता है? 1/4 का। कितने का? 1/4। और भुजाओं की संख्या होती है 12। उसके बाद से केंद्र का योगदान, केंद्र का योगदान कितना होता है? पूरे 1 का, 100% का होता है। तो ये रहा योगदान क्या करने के लिए? सेल को बनाने के लिए। तो घन के भी बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से बताया। अब हम जानेंगे यहाँ पे किसके बारे में? तो सेल के बारे में। तो सेल में हमने बताया कि जो एकक सेल होते हैं, यूनिट सेल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट सेल, मूल इकाई सेल। और इसका केवल एक ही भाग पढ़ना है जिसका नाम है सरल घनी इकाई सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है SCC। दूसरा है केंद्रीय इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसको 3 भागों में बांटा गया। एक है BCC, दूसरा FCC और तीसरा ECC। और इसी के बारे में अब हम विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेल के बारे में, सभी सेलों के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया। यदि समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।